पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। प्रतीक्षा का प्रहर पूरा हुआ और अब बारी है उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल जानने की। उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग हुई, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे ग्रुप, जिसके सबसे ज़्यादा एक्यूरेट पोल रहे हैं 2019 का लोकसभा चुनाव या उसके बाद के कई विधानसभा चुनाव इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश का चुनाव। 80 सीटों में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर चुनाव जीती थी, इसमें 61 उनकी अपनी थी और निषाद पार्टी के जो प्रवीण निषाद थे वो भी उन्हीं के सिंबल पर लड़े थे, तो 62 बीजेपी के सिंबल पे। अपना दल सोनेलाल, जो कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी है, पत्नी और पति। आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री, अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री, उनको 2 सीटें मिली थी, तो टैली पहुंच गई थी 64। 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, 10 सीटें मिली थी बहुजन समाज पार्टी को, दोनों मिलकर लड़े थे, हालांकि बाद में अलग हो गए थे, तो 15 सीटें इनकी थी। और रायबरेली की 1 सीट हाथ लगी थी कांग्रेस के। 2024 में क्या होने की संभावना है? इस पोल प्रेडिक्शन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को, जिसमें बीजेपी और अपना दल सोनेलाल के अलावा राष्ट्रीय लोकदल और राजभर जी की पार्टी भी शामिल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, एसबीएसपी, इन्हें मिल सकती हैं 67 से 72 सीटें, यानी 6 सीटों का 2019 के मुकाबले लाभ होता नजर आ रहा है। बीजेपी की सीटें 64 से 67 रह सकती हैं, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल और एसबीएसपी को मिला के जो 5 सीटें लड़ रहे हैं, तो ये 3 से 5 के बीच सीटें जीत सकते हैं, तो टैली 67 से 72 पहुंचती है। इंडिया अलायंस की बात करें, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी है। कांग्रेस 17 पे लड़ी, समाजवादी पार्टी 62 पे और टीएमसी 1 सीट पर, ललतेश पति त्रिपाठी वाली सीट, उस पे चुनाव लड़े। कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। अब ये 1 से 3 सीटें कौन सी हो सकती हैं? क्या ये रायबरेली की सीट है, क्या ये सहारनपुर की सीट है, या कोई और सीट, या बाराबंकी की सीट भी? टीएमसी, सपा माफ करिएगा, 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 7 से 9 सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। ये 7 से 9 सीटें कौन सी हैं? आजमगढ़ की सीट है या फिर गाजीपुर की सीट है? कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, कैराना, ये कौन सी सीटें हैं? संभल, मुरादाबाद या रामपुर, कौन सी सीटें हैं जो सपा के खाते में आती नजर आ रही हैं? एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बात पर संतोष कर सकती है कि जिस 5 के आंकड़े पर वो 2014 और 2019 दोनों में ही टिके रहे थे, अब वो उससे कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कितना आगे बढ़ रहे हैं? 7 से 9 सीटें, डबल हो रहा है फिगर, लेकिन जिस तरह के फिगर की वो उम्मीद कर रहे थे, अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी हम कन्वर्ट करें लोकसभा की सीटों में, तो उससे कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 79, एक कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ी, 0 भी रह सकता है, 1 सीट भी आ सकती है। मुझे तो नहीं दिखा उत्तर प्रदेश में वो 1 सीट कौन सी हो सकती है जहां बसपा भी चुनाव जीत सकती है। स्पष्ट तौर पर बसपा को यहां 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अदर्स के खाते में 0 से 1 के बीच सीट आती दिख रही है। अब ये 1 सीट कौन सी हो सकती है, इसको लेकर हम विद्वानों से चर्चा करेंगे। कौन कौन से विद्वान हैं हमारे साथ? हमारे साथ हैं अभिनव, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे थे, और हमारे साथ हैं सिद्धांत मोहन, ये भी उत्तर प्रदेश को लगातार कवर कर रहे थे। ये दोनों साथी स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अब बेटा एकदम बिल्कुल पक्के दोस्तों की तरह, राम और श्याम की तरह अगल बगल खड़े हो जाओ, शाबाश। तब तक मैं जनता को पार्टी का वाइज वोट शेयर बताता हूं। कुछ वोटों का नुकसान तो हुआ है, 4% के लगभग एनडीए को नुकसान हुआ है और वो 49% पर उनका पोलिंग परसेंटेज आ गया है। इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी भी शामिल है, उन्हें 15% वोटों का लाभ हुआ है, लेकिन मार्जिन इतना ज्यादा है कि वो 15% के गेन के साथ भी 39% पर भी पहुंच पाए, यानी अभी भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच 10% का फासला आता नजर आ रहा है। सबसे बड़े लूजर्स में बसपा भी है, जिसको सपा के साथ गठबंधन के चलते एक बड़ा जंप मिला था, लेकिन हमने देखा था विधानसभा चुनाव में वो 12 पे आ गए थे,
तो 12% पे आ गए थे और अब वो 8% पर सिमटते नजर आ रहे हैं और अदर्स के हिस्से में 4। तो ये वोटिंग परसेंटेज का मामला है। अब हम अपने साथियों से, सिद्धांत और अभिनव से डिस्कस करेंगे कि कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला फंसा हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी अपनी टैली बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पिछली मर्तबा वो 62 सीटें जीते थे, इस बार 64 से 67 सीटें जीत सकते हैं। सहयोगियों की 3 से 5 सीटें जोड़ दें तो उनकी जो कि नंबर ऑफ सीट्स जो कंटेस्ट कर रहे थे वो भी घट गई थी बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले। तो सहयोगियों की 3 से 5 सीटें भी जोड़ दें तो वो 67 से 72 के आंकड़े पर, यानी 6 का लाभ। बसपा को 10 का नुकसान, वो 10 से 0 पर आ सकते हैं। इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी है, उन्हें 4 का फायदा 8 से 12 पे, यानी जितने दावे किए जा रहे थे। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हो रहे हैं उनसे उलट दिख रहा है ये एग्जिट पोल। वोट शेयर की बात करें, एनडीए को 49%, इंडिया अलायंस को 39%, बसपा को 8%। अब थोड़ा सा मैं आपको एज वाइज और कास्ट वाइज भी वोट शेयर बता देता हूं यूपी का। ये मेरे पास और भी डिटेल में शीट आ गई है। सिद्धांत जी भैया सामने देखो, तुम्हारा मुखड़ा चांद का टुकड़ा थोड़ा सेट हो फ्रेम में। दलित वोटों में 2 कैटेगरी बनाई गई, जाटव और नॉन जाटव। जाटव में 31% मिल रहा है इंडिया अलायंस को और 32% मिल रहा है, माफ करिए 31% एनडीए अलायंस को, 32% इंडिया अलायंस को। बसपा को 35%, जो सबसे तगड़ा उनका वोट बेस है बसपा का, उसमें वो 8% का डेंट खा रहे हैं। उसका लाभ मिला है सपा कांग्रेस को, यानी उस 8 में 1% एनडीए की तरफ गया और 7% गया है इंडिया अलायंस की तरफ। लेकिन जब हम नॉन जाटव की बात करते हैं तब इसमें 14% का इजाफा हुआ है इंडिया अलायंस में और 9% की कमी आई है एनडीए में। यानी इस आंकड़े के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि दलित वोट बैंक में एनडीए के सेंध लगी है और भरी पूरी सेंध लगी है। 11% जाटव हैं, 10% नॉन जाटव हैं, दोनों को मिला के 1 बढ़ा 9 घटा, तो मोटा माटी 8% का नुकसान है। और इंडिया अलायंस को, यानी सपा कांग्रेस को 21% का फायदा नजर आ रहा है। तो उनके वोट शेयर में जो आपको ओवरऑल 10% की बढ़ोतरी दिख रही है, उसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो दलित बिरादरी का है। 21% पिछली बार के मुकाबले दलित उनकी तरफ झुके हैं। यादव वोट बैंक की बात करें अगर, तो यहाँ पे इंडिया अलायंस को 35% की बढ़त नजर आ रही है। 79% यादव पॉपुलेशन ने इंडिया अलायंस को वोट किया है और यहाँ पे 6% का नुकसान हुआ है एनडीए को। तो जो एक बात कही जाती थी कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी कास्ट आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी नेशनल या हिंदू आइडेंटिटी के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भाषा में कहें तो वो रिवर्स होता दिखा है इस बार। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया अलायंस को यहाँ एक तरफा वोट मिला है, 87% वोट मिला है और 38% का इजाफा हुआ है। सपा और कांग्रेस के साथ आने के बाद से वो जो द्वैध रहता था मुस्लिम पॉपुलेशन को कि राज्य में अखिलेश पर केंद्र में राहुल गांधी, वो साथ आ गए तो वो द्वैध खत्म हो गया और सबसे ज़्यादा नुकसान बसपा को उठाना पड़ा, जिसने 34% मुस्लिम वोट गंवाया है। चूंकि पिछली बार सपा भी साथ थी तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए बीजेपी के मुकाबले क्लियर ऑप्शन था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट 6% गंवाया है, 6% यादव वोट, 6% मुस्लिम वोट। राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और बाकी जो जनरल हैं उनकी बात करें तो एनडीए को यहाँ पर स्पष्ट बढ़त हासिल है। राजपूतों और ब्राह्मणों में और वैश्यों में 75, 76 और 78%, ओवरऑल 76% जनरल कैटेगरी का जो वोटर है वो एनडीए के साथ है। इंडिया अलायंस की बात करें तो 15, 14, 12, ओवरऑल 14-15% ही है जो इंडिया अलायंस के वोटर्स को, के कैंडिडेट्स को वोट मिला है। यहाँ पे भी बसपा का नुकसान हुआ है। तो दलित में हमने देखा ओवरऑल 31-32 जैसा मार्जिन है या 51-33 जैसा मार्जिन है। नॉन जाटव में मैंने जब आपको कहा था कि नॉन जाटव दलित में एनडीए को नुकसान हुआ है, पर नुकसान के बावजूद वो 51% पे हैं अभी भी, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी वोट की बात करें, 4 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है, कुर्मी, लोध, जाट और बाकी ओबीसी। कुर्मी 4%, लोध 3%, जाट 2% और बाकी ओबीसी 17%।
इन सभी में एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है। तो जो उत्तर प्रदेश में उनका जनादेश और भी प्रचंड हो रहा है, उसकी वजह यह है कि दलित वोटों में कुछ डेंट है, सवर्ण वोट में उनका होल्ड इंटैक्ट है और ओबीसी वोट में भी उनका वोट ओवरऑल जो है वो 5 से 7% का ही डेंट खा रहा है। लेकिन चूंकि वो 60 से 70% की रेंज में थे तो वो डेंट बहुत मैग्नीफाई नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कुर्मी में 62% एनडीए के साथ है, 29% इंडिया अलायंस के साथ। लोध में 73% एनडीए के साथ हैं, लोध के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह माने जाते रहे हैं। 18% इंडिया अलायंस के साथ। जाट में अब 71% साथ हैं एनडीए के और 22% इंडिया अलायंस के। लेकिन जाट वोटों में बीजेपी को 7% का नुकसान हो रहा है 2019 से अब तक, और इंडिया अलायंस को 12% वोटों का लाभ मिल रहा है। ओबीसी की बात करें तो अभी भी 72% ओबीसी इन 3 से इतर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन 4% का नुकसान है और इंडिया को 6% का लाभ है। वापस से सीटों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश हम तीनों ही रिपोर्टर मित्रों का गृह राज्य है। 67 से 72, 8 से 12, 0 से 1 और 0 से 1। तो पहले तो हमारी ये क्यूरियोसिटी है भैया, ये कौन सी सीट है जहां बसपा लड़ाई में है? बांदा में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थोड़ा सा मजबूत माने जा रहे हैं। वहाँ पे कौन है? बांदा में मैं नाम हूँ, कोई द्विवेदी करके हैं। हाँ, बांदा में अच्छी लड़ाई में है बीएसपी, जहाँ पे इनका कैंडिडेट मजबूत माना जा रहा है। हाँ, बाकी सारी बीजेपी से सिटिंग सांसद हैं आर.के. पटेल और सपा की तरफ से भी कोई पटेल ही शिवशंकर सिंह पटेल है। मयंक द्विवेदी हैं बसपा से। मयंक द्विवेदी, हाँ। तो मयंक द्विवेदी इसलिए क्योंकि बांदा सदर में ब्राह्मण बिरादरी के वोटों की संख्या अच्छी है, चूंकि बांदा में दलित बिरादरी की भी अच्छी खासी संख्या है, इस वजह से बांदा को कंटेस्ट में माना जा रहा है। लेकिन सौरभ जी, जो ये सबसे आपने ये डाटा बताया जातिगत वार करते, ये जो दलित वोट शिफ्ट हो रहा है, इसकी बात मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ये संविधान इफेक्ट है जो एक बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान दिए और जो इसको विपक्ष भुनाने की कोशिश करने लगा, जो हमें ग्राउंड पे दिखता है। अब जैसे बीजेपी को आप देखेंगे तो 37-38% यानी 10 में से 4 आदमी वोट कर रहा है। अगर 6 आदमी उसके खिलाफ भी बोल रहा है तब भी बीजेपी फायदे में है। यहाँ पे वो जो दलित वोट, अब तक ये माना जाता था कि जाटव कुछ भी हो जाए साइकिल को वोट नहीं देगा, वो मिथक इस चुनाव में टूट रहा है, इसलिए वो वोट बैंक बढ़ता दिख रहा है। जो पर इसमें अभिनव एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जाटव वोट बैंक में अभी भी जो सबसे बड़ा शेयर है वो अभी भी बसपा के साथ है। जब बसपा अपना सबसे कमजोर चुनाव लड़ रही है, पिछले 5-8 लोकसभा चुनाव की बात करें 91 ऑनवर्ड्स, 8% का डैमेज है। यू आर राइट कि उसमें 7% जो 8 का डैमेज है सपा कांग्रेस की तरफ गया, लेकिन अभी भी जाटव वोट में 35% बसपा के साथ है, 32% इंडिया अलायंस के साथ और 31% है। तो ये 3 कॉर्नर फाइट लॉन्ग रन में बीजेपी को हेल्प कर रही है, जब तक बसपा एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे है और क्लेमेंट है जाटव वोट की, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो और 11% पॉपुलेशन है जाटव पॉपुलेशन को। और आप ये गेन साल 2017 के विधानसभा चुनाव से शुरुआत होता हुआ देख सकते हैं। जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आते हैं तो यूपी में पहले बार विधानसभा चुनाव होते हैं साल 2017 में, और उसके बाद उसी समय से दिखाई देता है कि जाटव वोट बैंक जो है कैसे ब्रेक कर रहा है, कैसे टूट रहा है, बसपा के होल्ड से कैसे बाहर निकल रहा है। और जब बसपा के होल्ड से वो बाहर निकल रहा था तो वो जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और ये ट्रेंड धीरे धीरे आके 2019 में, आपको सौरभ, हम लोग जब फील्ड में निकले थे ललन टॉप के साथ, वो मेरा पहला चुनाव था, तो उस समय भी ये ट्रेंड हम लोगों ने देखा था, और 2022 और 24 में खास करा के। और सेंटिमेंटल वैल्यू भी है उनके साथ, कई मौकों पर सेंटिमेंटल वैल्यूज पे भी बीजेपी को प्रेफर करते हैं। जैसे कई सारे लोगों से बात होती है तो मैंने सैंपल के तौर पे मैंने पूछा कि आप बाबा साहब के रास्ते पे चलता हुआ सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं, तो many of them took the name of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो इंटरेस्टिंग है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता लालमणि जी भी जुड़ रहे हैं। लालमणि जी लखनऊ में बेस्ड हैं, हम पहले भी नेता नगरी में उनसे मुखातिब रहे। लालमणि भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? नमस्कार। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया। मई जून में, अप्रैल मई में जब गेहूं कटने के बाद किसान भी खेत की तरफ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग फील्ड में खूब घूमे। बताइए इस प्रोजेक्शन पे क्या राय है आपकी? क्या राय है इस प्रोजेक्शन पे आपकी? प्रोजेक्शन काफी कुछ क्लोज दिख रहा है, जितना हमने भी फील्ड में जो देखा उसी के आसपास दिख रहा है।
हालांकि जो डेटा भी आप माई एक्सेस का दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट मेरा जो कैलकुलेशन था कि बीजेपी खुद 62 से 66 ऐसे पाएंगी। बाकी इनकी जो अपना दल के दोनों सीटें हैं वो निकल सकती हैं, अपनी आरएलडी की दोनों सीटें निकल सकती हैं। थोड़ी दिक्कत इनको है जो है घोसी सीट पे, जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का बेटा लड़ रहा है, जी। थोड़ी सी वहां पे उनको दिक्कत है। तो बाकी जैसे अभी आपने पहले चर्चा की कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे मुकाबला अच्छा है, जब बाकी जो 7 से 9 सीटें जो आप अपोजिशन को दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस, तो उसमें एक आजमगढ़, जो मुझे लग रहा है आजमगढ़ बीजेपी के लिए दिक्कत की बात है। आपके आजमगढ़ के अलावा आपको इनको फिरोजाबाद में प्रॉब्लम है, और मैनपुरी, आपकी रामपुर में बहुत दिक्कत है बीजेपी को, उनको बहुत श्योर नहीं है कि वो सीट निकल पाएगी। तो इस तरह से सीटें हैं, दिक्कत है। आप अंबेडकर नगर का और भी जिक्र करना चाहेंगे इसमें? अम्बेडकर नगर में दिक्कत है, बट क्योंकि वहां पे जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हैं, लालजी वर्मा वहां के लोकल के बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, कर्मी लीडर हैं, और पुराने बसपा के हैं, तो वहां पे दलितों में भी उनका अच्छा कॉन्टेक्ट है, मुस्लिम से भी उनका अच्छा कॉन्टेक्ट है। तो सीट मुझे लगता है कि वहां पे कंटेस्ट काफी क्लोज है। जी। और फिरोजाबाद बदायूं को लेके क्या फीडबैक है? हाँ, वहां भी मुकाबला अच्छा है, बिकॉज ऑफ दलित और मुस्लिम वोट्स की वजह से वहां पे है। मगर फिरोजाबाद में एक फैक्टर काम कर रहा है, वो थोड़ा सा जो बीजेपी की हेल्पफुल है, वो बहुजन समाज पार्टी का। वहां पे जो उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है चौधरी बशीर, तो वो थोड़ा सा वहां पे फील्ड में का मूवमेंट काफी उन्होंने बहुत इफेक्टिवली मुस्लिम के बीच में इधर दौड़ भाग की है। बाकी देखिए उस दिन क्या नतीजा आता है। जी बिल्कुल। ये और बताइए कि तमाम कोशिशों के बावजूद अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़े और दलितों की और अल्पसंख्यकों की एकता की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट हम देख रहे हैं जो ओवरऑल 19% है यूपी में, तो उसमें तो 19% में 87%, उस 19 का 87% एक तरफा इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। तो जिस तरह से 25% सवर्ण में 75% बंधा हुआ है एनडीए के साथ, वैसे ही 19% में वो बंधा हुआ है। एक दो ब्लॉक ये हो गए। जी जी जी। 10% नॉन जाटव में एनडीए को बढ़त है, 11% जाटव में इंडिया को बढ़त है, लेकिन थोड़ी सी मार्जिनल बढ़त ही है। यादव में बहुत बढ़त है, वो भी 9% है। लेकिन ओबीसी वोट जो है, जो कि कुल मिला के 26% है, उसमें बीजेपी 64, 65, 70 ये % का मार्जिन रख रही है, और उसमें इंडिया अलायंस 29, 18, 22, 29 पे है। जातिगत जनगणना की प्रॉमिस, अखिलेश यादव का चेहरा, इन सब के बावजूद नॉन यादव ओबीसी में क्यों इंडिया अलायंस नहीं कर पा रहा है कुछ भी? नॉन यादव देखिए, कास्ट सेंसस का जो मुद्दा इन्होंने उठाया, ग्राउंड पे वो बहुत ज्यादा उसको ट्रैक्शन मिला नहीं, पब्लिक को बहुत ज्यादा उससे प्रभाव दिख नहीं रहा था। इनफैक्ट जैसे भी आप लोग संविधान की बात कर रहे थे, जो दलित वोटर है उसमें तो संविधान वाले कॉल जो अपोजिशन कर रहे इसका प्रभाव था, बट जो नॉन यादव ओबीसी है उसमें संविधान का कोई प्रभाव नहीं था। तो अभी हम जैसे हमने बात किया ना कास्ट सेंसस पे, आपने जैसे कहा, हमने कई बार कई लोगों से पूछा कि कास्ट सेंसस की डिमांड अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो आप उनको वोट करोगे? तो उनके अंदर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था कि नहीं, कास्ट सेंसस कोई इश्यू नहीं है उनके लिए। लोकसभा इलेक्शन है, एक नेशनल इशू पे वो वोट करना चाह रहे थे। वो उनको एक टॉल लीडर देख रहे थे, वो देख रहे थे कि हमें एक प्राइम मिनिस्टर चुनना है। उन्हें पता था कि ना तो अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, चलिए कास्ट सेंसस की बात वो कर रहे थे, और कांग्रेस उस बात कर रही थी। इसके अलावा तीसरी पार्टी कास्ट सेंसस की बात कर भी नहीं रही, और ये अपोजिशन पार्टीज कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके भी नहीं है जिसमें कास्ट सेंसस की बात की गई हो। तो जी बहुत शुक्रिया लालमणि भाई आपकी इन टिप्पणियों के लिए। अब रुक करते हैं अभिनव का, बताइए। मैं जो ये जातिगत बात कर रहे थे, मैं तीनों वर्गों में थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे दलित वाले की बात हुई, मैं एक गांव में था जिसपे गांव के बाहर ऐसे लिखा हुआ था द ग्रेट चमार, खास करके जाति को, वो बस्ती जिले की बात है। मैं जब ऑफ कैमरा उनसे पूछ रहा था कि आपके पास, मान लीजिए अगर बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आपके पास दो विकल्प है, साइकिल और हाथी। ये मैं 2022 की बात बता रहा हूँ, साइकिल और कमल, आपके पास दो विकल्प है। तो वो बोलता है कि भैया है उंगली कटवाई ले, साइकिल वोट ना दे। इसका सीधा संबंध इस वजह से है कि जातियों का कॉन्फ्लिक्ट जो गांवों में आसपास बना हुआ है उसकी वजह से।
जहां पे एक बात मैं आपको बताऊं, जहां पे अगर एक दोनों साथ में रहेंगे वहां पे एक साथ वोट नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज इस चुनाव में बदली है, क्योंकि अगर जाटव वोट कर रहा है साइकिल को तो ये दिख रहा है कि संविधान इफेक्ट है। दूसरी चीज, जो सवर्ण बिरादरी वो बीजेपी के साथ इसलिए इंटैक्ट है क्योंकि एक तो ये जो बात हुई कि जातिगत आरक्षण और इसकी जातिगत जनगणना की बात हुई, तो वो इफेक्ट सवर्ण बिरादरी के साथ बना रहता है। और उसका भी जमीन पे सर वो जो है कहीं ना कहीं जातियों का जो अपना कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नजर आता है और वो वोटों में रिफ्लेक्ट होता है। फर्ज कीजिए भदोही की सीट है, भदोही में ललितेशपति त्रिपाठी भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उनको ब्राह्मण उस नंबर पे वोट करेगा जिस बिना पे जब टिकट बांटा जाता है तो ये कहा जाता है ना कि ये फलाने ब्राह्मण है, इनको दे दो तो ये ब्राह्मणों का इतना वोट ले आएंगे, लेकिन क्या वो वोट करेगा, ये बड़ा सवाल है और ये बना रहेगा नतीजे आने तक। और जो ओबीसी की बात है तो वहां पे भी जो नॉन यादव ओबीसी है, जो एक कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बना लिया, वो कॉम्बिनेशन बने रहने की वजह जो थोड़ी बहुत टूट आपको दिख रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के लगभग देखेंगे तो कितना ज्यादा वोट गेन हुआ है विपक्ष को, जो अनुमान दिख रहा है। तो जो वोटों का गेन दिख रहा है वो आपको नतीजों में रिफ्लेक्ट करेगा। जो पिछली बार बीजेपी सीटें 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख इन मार्जिन से जीती थी, वो मार्जिन घट के 50,000 और लाख के बीच आ जाएगा। तो ये जातियों का समीकरण उसमें इफेक्ट करेगा।